अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड है कि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज के बगैर क्या हम जा सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं, और क्या लैंग्वेज जानना इतना ज़रूरी है जर्मनी में जाने के लिए, और ये किस तरह से हमारी लाइफ पर इम्पेक्ट करता है और जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर किस तरह से इम्पेक्ट करता है। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, और एग्ज़ाम किस तरह से देना होता है, उसका क्या पैटर्न है, और ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना है, वरना अगर आप कहीं से भी इसको स्किप करेंगे तो आप कोई अहम इंफॉर्मेशन होगी जो आप मिस कर देंगे। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलें हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज के बगैर जा सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि येस, आप जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज के बगैर जा सकते हैं और सर्वाइव भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वहाँ के जर्मन सिटीजन्स को मिल रही हैं, वो आप लोग भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने जॉब के लिए कहीं पर अप्लाई किया है और आप लोगों ने अपनी सीवी में ये मेंशन किया है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो आप लोगों की सीवी को उसी टाइम रिजेक्ट कर देंगे, आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे भी नहीं। तो इसी तरह से आपके जो जॉब के लिए हैं अपॉर्चुनिटी, वो 70% कम हो जाती है। लेकिन अगर यही हम बड़े शहरों में देखें, बर्लिन है, हैम्बर्ग है और म्यूनिख है, तो यहाँ पर फिर भी 60% लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और वहाँ पर गुजारा भी हो जाता है। लेकिन जो छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत मुश्किल है, वहाँ पर मोस्टली लोगों को जर्मन लैंग्वेज ही आती है और इंग्लिश स्पीकिंग वहाँ पर बहुत कम होते हैं। और जो आईटी वाले हैं उनके लिए फिर भी आसानी है कि उनको लैंग्वेज के बगैर भी जॉब आसानी से मिल जाती है, लेकिन पीआर के लिए उनको भी लैंग्वेज कोर्स करना ही पड़ता है। और फिर जिस तरह से हम लोग फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर भी A1 जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, और एम्बेसी में वो चेक भी करते हैं कि ये आपका एक्सपायर्ड तो नहीं है। तो और जो ब्लू कार्ड होल्डर हैं उन लोगों के लिए उन्होंने ये आसानी रखी है कि जो ब्लू कार्ड होल्डर हैं या रेफ्यूजी हैं या जिनका जर्मन बॉर्न चाइल्ड है, उन लोगों के लिए जो है A1 रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसी तरह से जो डिसेबल लोग हैं या जिनको बॉडीली और मेंटली डिसेबिलिटी है, उन लोगों के लिए भी A1 रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें एम्बेसी की वेबसाइट पर तो लिखा हुआ है कि जो यूरोपियन सिटीज़न हैं तो स्पाउस, तो उनके लिए भी A1 रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन मैंने काफ़ी इस तरह लोग देखे हैं एग्ज़ाम के टाइम पर कि जिनके स्पाउस जो हैं जर्मन नेशनल थे, लेकिन फिर भी उनसे A1 जो सर्टिफिकेट है वो मांगा गया था एम्बेसी की तरफ से। तो जर्मनी को चूज़ आपने इसीलिए किया कि आप अपनी फैमिली को बेहतर माहौल दे सकें और अपना और उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकें, जर्मनी के कल्चर को एक्सप्लोर कर सकें। और फिर ये भी होता है कि जर्मन सिटीज़न को जो फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो भी हमें मिलें, तो वो तो उसी कंडीशन में मिल सकती हैं कि जब आपको जर्मन लैंग्वेज आती हो। तो इस वजह से भी आपको लैंग्वेज कोर्स जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जो उनको फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वही आपको भी सेम मिलें। तो जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज को जानने की काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, जिनमें से एक है कि आप वहाँ पर नए दोस्त नहीं बना पाते हैं लैंग्वेज बैरियर की वजह से, और हमें लगता है कि शायद जो जर्मन्स हैं वो फ्रेंडली नहीं है, रूड हैं। तो वो फ्रेंडली कैसे होंगे जब उनको आपकी समझ नहीं आएगी, आपको उनकी समझ नहीं आएगी, तो वो ख़ुद को एक आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलावा एक रीज़न और जो है वो भी बहुत अहम है कि जैसे आप लोगों को घर का कोई काम करवाना पड़ जाता है, तो वहाँ पर भी लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जो मोस्टली स्टाफ है वहाँ पर वो जर्मन ही बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बहुत कम होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग लैंग्वेज को सीखें ताकि आप लोगों के साथ बातचीत कर सकें और कॉन्फिडेंट हों आपको भी लैंग्वेज आती है और आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से। तो
इसके अलावा फिर आप लोगों को लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जब आप लोग हॉस्पिटल जाना पड़ता है। खुदा न खास्ता आपकी तबीयत ख़राब है, आपका हेल्थ कार्ड जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अब आपका जो हॉस्पिटल आप जाएंगे तो वहाँ पे वो आपको चेक तो कर लेंगे, लेकिन आपको वो मेडिसिन लिख कर नहीं देंगे, सिर्फ इसी वजह से कि आपका हेल्थ कार्ड जो है वो वर्क नहीं कर रहा। तो अब देखें आपको लैंग्वेज की वजह से वहाँ पर भी कितना जो है वो मसला होगा और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी लैंग्वेज को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके जैसे बच्चे हैं, आपने उनका स्कूल में एडमिशन करवाना है और वहाँ पर भी फिर सेम यही मसला आपको आएगा कि लैंग्वेज का जो है वो, तो अगर आप लोग लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं तो आपको बच्चे के एडमिशन में भी आसानी होगी और फिर टीचर्स आपके साथ जो बात कर रही हैं और बच्चा है यहाँ तक कि जो आपके साथ बात कर सकता है आराम से, आपसे स्कूल की टीचर की बातें शेयर कर सकता है। अगर आपको लैंग्वेज की समझ ही नहीं होगी वो तो आपके साथ बात ही नहीं करेगा। और हम जैसे पाकिस्तानी माएँ हैं तो हम लोगों को तो होता है कि हम बच्चे को खुद पढ़ाएँ, देखें उसका स्कूल में क्या काम करवाया, टीचर ने क्या कहा और स्कूल में दिन कैसा गुजरा, ये सारी चीज़ें हम लोग पूछते हैं। तो अब अगर हमें लैंग्वेज ही नहीं आती होगी तो वहाँ पर बच्चा हमसे कुछ शेयर ही नहीं कर पाएगा और इसी तरह से आपके और बच्चे की जो बॉन्डिंग है वो भी वीक होगी। तो इस वजह से भी आप लोगों का जो है लैंग्वेज कोर्स करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप बच्चे के साथ कनेक्ट रहें और आपका जो कनेक्शन है, बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग रहे। अब हम बात करते हैं कि जर्मन लैंग्वेज को किस तरह से सीखा जाए, कहाँ से सीखा जाए, क्या मेथड हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी जिन्होंने लैंग्वेज कोर्स को अभी स्टार्ट करना है तो वो यूट्यूब पर काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जिनमें पाकिस्तानी, इंडियंस और जर्मन्स ने बनाए हुए हैं, वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। तो आप लोग जस्ट अभी किसी एक का देखें कोर्स, उसको ही फॉलो करें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हर एक का पढ़ाने का मेथड जो है वो डिफरेंट होता है, तो फिर इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा यूट्यूब पर एक वीडियो है निकोज़ वेग के नाम से जिसमें जो बिगिनर्स हैं उनके लिए उन्होंने बनाई है A1 लेवल के लिए भी। तो आप लोग वो देखें डेली, उसको सुनें ताकि आप लोगों का जो लिसनिंग स्किल है वो भी फास्ट हो और आप लोगों को जो बेसिक लैंग्वेज है उसकी समझ आए। और इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप लोग भी उसको जाकर देख सकें। और इसके अलावा अगर आप लोग सेल्फ़ लर्नर नहीं हैं, मतलब आप ख़ुद से नहीं सीख सकते हैं कोर्स यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू, तो आप लोगों को फिर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग किसी गौथे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें जहाँ पर आपको नॉलेज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और गाइडेंस भी मिल जाएगी। टीचर्स भी वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, मटेरियल जो उनके पास है पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और आप ये गौथे इंस्टीट्यूट जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में है। अगर आप इन सिटीज़ में हैं तो आप इसको ज्वाइन कर लें। अदरवाइज़ काफ़ी सारी एकेडमीज़ भी हैं जो जर्मन लैंग्वेज कोर्स करवाती हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बस आप इसमें थोड़ा सा टाइमिंग का इशू आ जाता है कि अक्सर लोगों के पास वो टाइम नहीं होता जिस पे क्लास मिल रही होती है, तो उनको उस वजह से थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए भी एक सलूशन है जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप में से काफ़ी ऐसे हैं जो जॉब करते हैं या हाउस वाइफ हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, तो आप लोगों के लिए बाहर निकलना और लैंग्वेज कोर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग ऑनलाइन घर बैठे कोर्स कर सकते हैं। और इसमें आपको ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आप लोगों का जो भी फ्री टाइम है या जो भी आपका स्केजुअल है आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर सकती हैं उनके साथ और आप अपनी ऑनलाइन क्लास ले सकती हैं। तो मैंने जिनसे ऑनलाइन कोर्स किया है उनका नाम मैम समरा मार है और वो लास्ट 12 ईयर से जर्मन लैंग्वेज ऑनलाइन कोर्स करवा रही हैं। उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ही मास्टर किया है नमल यूनिवर्सिटी से और मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा है। उनकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कमाल की हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और वो मेक श्योर करती हैं कि आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनमें कमांड जो वो स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने A1 कोर्स के लिए मैम समरा से कांटेक्ट करें। और इनकी जो टाइमिंग है वो वीक में 4 डेज़ क्लासेस होती हैं और 1 घंटे की क्लास होती है और इनकी फ़ी A1 लेवल के लिए जो है वो 18,000 है। और आपको ये जब कोर्स करवा लेती हैं उसके बाद ये एग्ज़ाम की प्रेप भी करवाती हैं। 1 वीक में वो टेस्ट लेती हैं ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो सके और जो लेटर राइटिंग है उस पे काफ़ी वो मेहनत करती हैं और आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स देंगी और
टाइम देंगे कि इस टाइम के अंदर करें, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम में जाएं तो आप लोगों को वहाँ पे परेशानी ना हो। जितना 15 मिनट्स का जो टाइम है उसके अंदर अंदर आप लोग ईमेल और लेटर लिख लें आराम से। और इसके अलावा उनका फ़ेसबुक पे भी पेज है जर्मन फॉर ऑल के नाम से, और अभी रिसेंटली उन्होंने भी यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया जर्मन फॉर ऑल के नाम से। तो मैं इसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी वो इतने अच्छे से तैयारी करवा लेंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से करवाना है, फॉर्म कैसे फ़िल करते हैं, लेटर किस तरह से लिखना है, या आप किसी कैफ़े में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने अपने फ़ूड को किस तरह से ऑर्डर करना है। तो ये सब जो बेसिक हैं वो आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगी और आप लोगों को भी जर्मन लैंग्वेज बोलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके साथ साथ वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करवाती हैं। जैसे कुछ हैं जो सेल्फ़ लर्नर हैं और एग्ज़ाम के टाइम पर उनको होता है कि किसी की गाइडेंस मिल जाए, तो उसमें भी मैम हेल्प करती हैं। आप लोग उनसे तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करवा देंगी। इसके अलावा अगर आपने कुछ और जानना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको उसका आंसर दे दूँगी। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवानी है और इसका पैटर्न क्या होता है, कितने टाइम का ये एग्ज़ाम होता है और कितने मार्क्स इसके होते हैं। तो आप लोगों ने ये एग्ज़ाम देने के लिए 3 सेंटर हैं सिर्फ पाकिस्तान में, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। आप इन 3 जगहों पर ही जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और इनका सर्टिफिकेट भी जर्मन एम्बेसी में एक्सेप्ट किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग गोथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं और वहाँ पर उनका ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। तो आप चाहें तो ईमेल कर लें और चाहें तो व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो पासपोर्ट पे आपकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं वही सारी डिटेल्स आपने वहाँ फॉर्म के ऊपर फिल कर देनी है और फ़ी वहाँ ट्रांसफ़र करनी है, और उसके बाद आप लोगों को रिसिप्ट मिल जाएगी कि फ़ी उनको ट्रांसफ़र हो गई है और आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो आपको वहीं से रोल नंबर स्लिप जो है वो मेल कर देंगे। और दूसरा ये है कि आप लोग जस्ट अपॉइंटमेंट लेकर और गोथे इंस्टीट्यूट चले जाएं और वहाँ पर जाकर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें आपके 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स होनी चाहिए। एक आप लोगों का पासपोर्ट ओरिजिनल और एक उसकी कॉपी होनी चाहिए, साथ में आपके आईडी कार्ड और उसकी कॉपी होनी चाहिए। तो जो पासपोर्ट की आप लोगों ने फ़ोटो कॉपी करवानी है उसका जस्ट आप लोगों ने फ़र्स्ट पेज जो है उसकी कॉपी लेनी है, जो सेकंड और थर्ड पेज है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। फिर आप लोग गोथे इंस्टीट्यूट में जब पहुँचेंगे और वहाँ पर आप लोगों का ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल आईडी कार्ड चेक होगा और इसके बाद वो आप लोगों को अंदर भेज देंगे। वहाँ पर आप लोग जाएंगे तो वो एक फ़ॉर्म देंगे जिसको आपने फ़िल करना है, उसके ऊपर आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है और उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर सिग्नेचर करके और फॉर्म सर को दे देने। सर इसके बाद आप लोगों को फ़िंगरप्रिंट्स के लिए बुलाएंगे, वहाँ पर आपने फ़िंगरप्रिंट्स देने हैं और इसके बाद आप लोगों ने फ़ीस सबमिट करवानी है और इस तरह से आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी और आपको रोल नंबर स्लिप आपकी मिल जाएगी और डेट भी। तो एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो इसके 4 पार्ट्स हैं जिनमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये 4 पार्ट्स हैं। और ये जो एग्ज़ाम है टोटल वो 60 मार्क्स का होता है, हर पार्ट के 15 मार्क्स होते हैं। और फर्स्ट आप लोगों को लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 3 पार्ट का आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे और आपने उन 45 मिनट्स के अंदर ये तीनों पार्ट को कंप्लीट करना है। और अगर हम इसके पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपके पासिंग मार्क्स जो हैं वो 36 होने चाहिए आउट ऑफ 60, या आपका कह लें कि 60% मार्क्स हों तो आप पास करते हैं इस एग्ज़ाम को। तो इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों का एग्ज़ाम के तकरीबन 10 से 12 दिनों के बाद आ जाता है। तो वो आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं गोथे वेबसाइट से और इसके रिज़ल्ट आने के 15 दिन के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आ जाता है, तो वो भी आप लोग जाकर ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लिसनिंग पार्ट की कि लिसनिंग पार्ट में किस तरह से आपको एग्ज़ाम आएगा और आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो
एग्ज़ाम डे पर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों से पहले तो वो आपके ओरिजिनल जो पासपोर्ट हैं वो चेक करेंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप चेक करेंगे और आपके जो फ़ोन है वो वहाँ पर आपने उनको सबमिट करवा देने। फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर, तो वो आप लोगों ने बाहर ही सबमिट करवा देने। और कोई भी ज्वेलरी वो भी अलाउ नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई ज्वेलरी पहन कर गए भी हैं तो वो आपसे रिमूव करवा देंगे। तो बेहतर यही है कि आप उसे पहले ही रिमूव कर जाएँ। और फिर आप लोग जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे और वहां पर फिर आपको एक फ़ॉर्म दिया जाएगा जिसको आपने फ़िल करना है। उस पर आप PTN नंबर जो आपको रोल नंबर स्लिप के ऊपर दिया हुआ है, पार्टिसिपेंट नंबर, वो आपने PTN नंबर के अंदर वो उसको नोट कर लेना है। और ये PTN नंबर जो है ये आपसे जो स्पीकिंग पार्ट है उसमें भी पूछेंगे जर्मन में, तो आपने वहाँ पर भी ये बताना है। तो इसके बाद फॉर्म फिल करेंगे और आप लोगों को एक वो नोटबुक देंगे और इसके साथ आंसर शीट होगी। और आपको वो बताएंगे कि आपने नोटबुक उस टाइम तक नहीं खोलनी जब तक आप उनकी सारे इंस्ट्रक्शन सुन ना लें। और आपको पहले वो बाइशपील सुनवाएंगे कि आप लोगों का पता लगे कि सबको आवाज़ जो है वो इक्वली जा रही है और कोई मसला नहीं हो रहा किसी को सुनने में। तो जब सारे हम ओके करते हैं उसके बाद वो एग्ज़ाम को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने जैसे प्रैक्टिस भी की हुई है और देखा भी है, यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाई हुई हैं। और उसी तरह से आपका ये रिकॉर्डिंग चल रही होगी, आपने उसको सुनना है और नोटबुक के ऊपर आप लोगों ने अपने आंसर्स को नोट करना है पहले। और जब आपका लिसनिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो आप लोगों को टाइम देंगे कि अब आप इसके ऊपर आंसर शीट पर सारे जो आंसर्स हैं उनको नोट कर लें। तो आप लोगों ने नोटबुक से जब आंसर को वहाँ पर शिफ्ट करना है तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई आप लोग मिस्टेक ना करें। और अगर आप लोगों से वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए भी आप लोगों को वो गाइड करते हैं कि आप लोगों ने जो रॉन्ग ऑप्शन आप लोगों ने चूज़ किया उसको आप फिल कर दें सारा, और जो राइट ऑप्शन है उसके अंदर क्रॉस लगा दें और वहाँ पर आपने एग्जामिनर के सिग्नेचर करवा लेने। तो वो जो आपका आंसर है उसको वो राइट मानेंगे। अदरवाइज़ अगर आप सिग्नेचर नहीं करवाते हैं तो वो आंसर जो है आपका ठीक भी हो अगर तो वो उसको करेक्ट नहीं करेंगे, उसको रॉन्ग ही कंसीडर करेंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, उसमें आप देखकर और फिर क्रॉस लगाएं। और इसमें जितना भी आपने एग्ज़ाम को फिल करना है आंसर शीट के ऊपर सारा, उसमें आपने क्रॉस, जो राइट ऑप्शन है उसमें आपने क्रॉस लगाना है, टिक नहीं लगाना। और आप लोगों ने जब रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको पता है कि फ़र्स्ट 6 क्वेश्चन जो हैं वो 2 टाइम्स चलते हैं। तो आपने फ़र्स्ट टाइम में जब उनकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी आप लोगों ने उसको अच्छे से सुनना है गौर से। और उसके बाद आपको अगर कंफर्म है तो आप पहले ही उस ऑप्शन के ऊपर फ़ौरन से क्रॉस कर दें। और अगर आपको डाउट हो रहा है किसी 2 ऑप्शंस के अंदर तो आप उन दोनों को नोट कर लें। और जब सेकेंड टाइम वो रिपीट हो तो उस टाइम पर आप अपनी ऑप्शंस को कंफर्म कर लें कि दोनों में से कौन सी ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने 15 मिनट्स के अंदर इसको कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट फिर आप लोगों को वो हाफ आवर होगा जो देंगे, जिसमें आप लोगों ने रीडिंग और राइटिंग ये दोनों पार्ट करने हैं। रीडिंग पार्ट में आप लोगों को जैसे पता है कि एड्स होते हैं या इनके ट्रेन स्टेशन और उसकी अनाउंसमेंट वगैरह से रिलेटेड दी होती हैं उन्होंने वहाँ पर क्वेश्चन, तो आपने उनको अच्छे से पढ़ के और फिर इसी तरह से आपने वहाँ पर भी आंसर्स को नोट करना है। और इसके बाद आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप 10 मिनट के अंदर अंदर अपना जो रीडिंग पार्ट है उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि राइटिंग पार्ट के लिए हमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, लेटर राइटिंग के लिए। तो रीडिंग पार्ट को आप कोशिश करें कि 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करके और फिर आप लोग राइटिंग पार्ट पे आ जाए। ईमेल तो फ़ौरन से फिल हो जाती है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता उसको सॉल्व करने में। लेटर के ऊपर टाइम लगता है, तो आप उसको पहले अच्छे से पढ़ें, समझें कि उसमें लेटर में वो क्या कह रहे हैं लिखने के लिए और किसको लिखना है आपने। और जो 3 पॉइंट्स दिए होते हैं जिनके ऊपर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं उनको अच्छे से पढ़ें। और अपने जितना आप नीट लेटर लिखेंगे नोटबुक के ऊपर तो उतना ही आपके जो गलती करने के चांसेस हैं वो कम होंगे। उसको ज़्यादा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। जितने 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आप लोग वो कंप्लीट कर सकते हैं लेटर्स में ना, उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं लंबा लिखने के लिए कि शायद आपको नंबर ज़्यादा मिल जाए, तो उसमें नंबर उस टाइम आपको ज़्यादा मिलेंगे जब आपने वो पूरा लेटर बिल्कुल ठीक लिखा हो। अगर उसमें मिस्टेक्स होंगी तो वो आपका जो ठीक भी होगा वो भी सारा जो माइनस में चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि कोशिश यही करें कि आप लोग जितना मतलब उन
3 पॉइंट्स को रख कर और कर सकते हैं, तो उसी में करें। उसके अलावा ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट लिख लें लेकिन अच्छा लिखें ताकि आपको उसके फुल मार्क्स मिल जाएं। और आपको पता ही है कि लेटर में हेड और जो हेडर और फुटर है उनका एक एक ही पॉइंट होता है। मेन जो है वो उन जो 10 मार्क्स का आई थिंक ये होता है, तो बाकी सारे जो मार्क्स हैं वो सारे उस लेटर के 3 पॉइंट्स के होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि आप वो बहुत अच्छे से लिखें। और इसके बाद आप लोगों का हाफ़ आवर जैसे ही कंप्लीट होगा वो आपको टाइम इतना नहीं देंगे। उस हाफ़ आवर के अंदर अंदर ही आप लोगों ने जो सारा रीडिंग और राइटिंग का जो है वो आपने उस आंसर शीट के ऊपर सारा उतारना है। और लेटर भी आप लोगों ने आंसर शीट की बैक साइड पे लिखना है सारा। और एक्स्ट्रा टाइम वो नहीं देते हैं, बहुत भी हो तो 1 मिनट दे देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। चाहे आप लोगों ने पेपर पूरा वो सॉल्व कर लिया नहीं किया, वो आपसे लेकर चले जाएंगे। तो इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं स्पीकिंग पार्ट की। तो एग्ज़ाम जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं ये तीनों पार्ट, उसके बाद एग्ज़ामिनर आपके ग्रुप्स बना देते हैं 4-4 के या 3-3 के बना देते हैं। हमारे टाइम पर तो 4-4 के बने थे, लास्ट में जो 2-3 बचे थे फिर उनका उन्होंने एक ग्रुप बना दिया था। और कई दफ़ा तो वो ये भी कह देते हैं कि आप लोग आपस में ख़ुद भी ग्रुप बना सकते हैं कि आपने किसके साथ कंफर्टेबल हैं तो आप उनके साथ ग्रुप बना लें। तो जब आप लोगों के ग्रुप बन जाएं तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग आपस में एक दूसरे से बात करें और उनको बताएं कि आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, वो आपको बताएंगे। इस तरह आप लोगों का जो कंफर्ट लेवल है वो भी एक तो डेवलप होगा और आपको समझ भी आ जाएगी कि किसकी कितनी तैयारी है और आपकी कितनी तैयारी हुई हुई है। तो आप लोगों को थोड़ा सा उससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। फिर इस तरह से आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है और रिज़ल्ट जो है वो आप कॉथी की वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हैं। 10 to 12 डेज़ के बाद रिज़ल्ट आ जाता है और इसी के 15 डेज़ के बाद सर्टिफिकेट भी आप लोगों का आ जाएगा। तो सर्टिफिकेट आप चाहें तो आप लोग ख़ुद भी जाकर ले सकते हैं, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट साथ लेकर जाएंगे तभी आपको रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा, अदरवाइज़ वो नहीं देंगे। अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और आप लोगों के साथ आप अगर वो भी ले जाते हैं, अपना रोल नंबर स्लिप भी ले जाते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल पासपोर्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। और अगर ओरिजिनल पासपोर्ट एग्ज़ाम के टाइम भी आप लोगों के पास नहीं हुआ तो आपको एग्ज़ाम में वो बैठने ही नहीं देंगे, वापस भेज देंगे। तो ओरिजिनल पासपोर्ट होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्टिफिकेट के लिए अगर आप लोग ख़ुद नहीं जा सकते हैं, आप किसी को अपने बिहाफ पर भेजना चाह रहे हैं तो आपने उनको भी अथॉरिटी लेटर लिख कर देना है जो वो लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अथॉरिटी लेटर किस तरह से लिखना है वो मैं आगे आपके साथ अटैच कर रही हूँ, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरह से आप लोग लेटर लिख के और उनको दे दें तो वो आप लोगों का सर्टिफिकेट ले आएंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जर्मनी आने से पहले आप लोगों को चाहे A1 लेवल रिक्वायर्ड है या नहीं है, दोनों कंडीशंस में आप लोग लाजमी A1 लेवल कोर्स करें। और पाकिस्तान से अगर करके आएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर आप जर्मनी जाकर करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा लैंग्वेज को समझना। तो अगर आप लोगों ने पहले से कोर्स किया होगा तो आपको A2 और B1 करने में भी इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट के आने से 2 से 3 महीने पहले एग्ज़ाम देना है ताकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वीज़ा मिलने तक आप लोगों का वैलिड हो। और अगर आप लोगों को लैंग्वेज आती होगी तो आप लोगों को जर्मन के साथ दोस्ती करने में भी काफ़ी आसानी होगी, उनके कल्चर को समझने में, उनके लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस लैंग्वेज की वजह से ही आप लोगों की जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। और इसी तरह जो जर्मन लैंग्वेज है वो आपकी डेली लाइफ रूटीन में भी काफ़ी आपको हेल्प करेगी। जैसे आप लोगों ने घर का काम करवाना है, गाड़ी का कोई काम करवाना पड़ जाता है, खुदा न खास्ता आपका कोई हेल्थ इशू आ जाता है, हॉस्पिटल जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है या बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना लाजमी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और वीडियो पसंद आई है तो इसको मस्ट लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।